I, Dr. Vijay Srivastav, welcome you on my YouTube channel, MISCHEM 30, Exploring Mystery of Chemistry. I hope all of you are fine. तो अब हम शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में अगले सेक्शन को, और आज के सेक्शन में हम देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस यानी समाकलित वेग समीकरण। और इसमें हमको दो रेट इक्वेशंस देखने हैं, एक जीरो ऑर्डर के लिए और एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यानी शून्य कोट की अक्रियाओं के लिए और प्रथम कोट की अक्रियाओं के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हम लोग लिखने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोट की अक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। इसमें पहले हम डिफाइन करेंगे कि शून्य कोट की अक्रिया होती क्या है। तो इसे हम कई तरीके से कह सकते हैं। जो सबसे आसान तरीका है, आप कह सकते हैं कि वह रासायनिक अक्रिया जिसका वेग अर्धकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। या अगर हम ऐसे भी कहें कि किसी अक्रिया के वेग निर्धारक पद में अगर सांद्रता पदों की घातों का योग शून्य हो तो ऐसी अक्रिया शून्य कोट की अक्रिया कहलाती है। तो दोनों तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि वह अक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अथवा किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में सांद्रता पदों की घातों का योग यदि शून्य हो तो वह शून्य कोट की अक्रिया कहलाती है। तो ये हम डिफाइन कर सकते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में भी डिफाइन कर सकते हैं। A reaction
independent of concentration of reactant is called zero order reaction. Or when sum of the powers raised to the concentration terms in the rate determining step of a reaction is zero is said to be a zero order reaction. तो हमने डिफाइन किया इसमें ए रिएक्शन whose rate is independent of concentration of reactant is called zero order reaction, or when the sum of the powers raised to the concentration terms in the rate determining step of a reaction is zero is said to be a zero order reaction. तो आप इस तरह से हिंदी में या अंग्रेजी में इसे डिफाइन कर सकते हैं. अब हमको निकालना है कि इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगा. तो डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं और डेफिनेशन के बाद फिर हम आपको बताते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं. तो अब हम शुरू करेंगे डेरिवेशन. कैसे डिराइव करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए. मान लिया एक शून्य कोट की अवक्रिया निम्न है. शून्य कोट की अवक्रिया निम्न है. आर changing into products. तो इसका प्रयोगों के आधार पर जो रेट इक्वेशन होगा, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, अवकल वेग समीकरण, यहां मेंशन करेंगे प्रयोगों से ये रेट इक्वेशन यहां लिखेंगे रेट इक्वल्स टू माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आर पावर 0. तो ये एक्सपेरिमेंट से हम रेट इक्वेशन निकाल रहे हैं.
इसमें रेट इक्वल टू गया माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के आर पावर 0। अब ये बताएंगे कि चूंकि ये आर पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, इसलिए जो रेट हो गई माइनस डी आर बाई डी टी, इसकी वैल्यू के इक्वल हो गई। इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज कर दें तो हो जाएगा माइनस डी आर इक्वल्स टू के डी टी, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी आर इक्वल्स टू माइनस के डी टी, दोनों तरह से लिख सकते हैं। ये एक इक्वेशन हुआ, इक्वेशन नंबर 1 इसे हम मान ले रहे हैं। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करते हैं। रेट इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पर ये वैल्यू हो जाएगी आर इक्वल हो गया माइनस के टी प्लस आई, जहां आई जो होता है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट या समाकलन स्थिरांक कहलाता है। ये एक इक्वेशन हुआ, इसे इक्वेशन नंबर हम 2 लिख रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए पहले रेट इक्वेशन आया माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ आर पावर 0। क्योंकि आर पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये क्या हो गया, ये के इक्वल हो गया। अब इसको रीअरेंज किया हमने तो लिखा डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी, ये इक्वेशन नंबर 1। और इसका समाकलन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, ये वैल्यू आ गई आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। अब इसमें कह रहे हैं कि t बराबर 0 अगर हो, if t इक्वल टू 0 तो ये वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। और t बराबर 0 पर जो इनिशियल कंसेंट्रेशन होगा r का, वो r0 के इक्वल होगा। कंसेंट्रेशन ऑफ r की वैल्यू हो जाएगी कंसेंट्रेशन ऑफ r0। तो अब इस वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन में रख दें तो हमको r की जगह पर r0 रखना पड़ेगा और t की जगह पर 0 रखेंगे। जब t की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब ये 0 हो जाएगी तो इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा r0 इक्वल्स टू i, क्योंकि ये वैल्यू जो होगी वो 0 हो गई। तो r0 इक्वल्स टू i हो गया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कर सकते हैं और i की वैल्यू को हम इस इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जब इक्वेशन 2 में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां r0 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे समीकरण 2 में i का मान रखने पर जब समीकरण 2 में i का मान रखते हैं r0 तो इक्वेशन हो जाएगा r इक्वल टू माइनस के टी प्लस r0। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ये ध्यान देना होगा कि इनिशियल कंसेंट्रेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। जो भी हम कंसेंट्रेशन R का शुरू में लेंगे वो हम चेंज नहीं कर सकते। रिएक्शन जब होता है तो कंसेंट्रेशन में चेंज होता है, लेकिन इस इक्वेशन में क्या है
कि ऐसा लगता है कि जब रिएक्शन हो रहा है तो कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इतना आप नोट कर सकते हैं पहले, फिर इसके बाद से आगे की चीजें हम आपको बताएं। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो उसे ध्यान देने की जरूरत है, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से इक्वेशन बताया जा रहा है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम आगे देखते हैं इसमें डेरिवेशन में कि आगे क्या होगा। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दे, ये हो जाएगा, अथवा करें KT इक्वल्स टू, KT को लेफ्ट साइड में कर देते हैं, ये R इस साइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा R0 माइनस R, अथवा या R करके लिखें K इक्वल्स टू R0 माइनस R, ये कंसंट्रेशन हो गया, डिवाइडेड बाई T, ऐसे लिख दें, या 1 बाई T इंटू हो गया R0 माइनस R। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए समाकलित वेग समीकरण है, यानी कह सकते हैं कि समीकरण 5 को शून्य कोट की अवक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। तो समाकलित वेग समीकरण का मतलब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। जो हम लोगों ने इक्वेशन लिया था उस इक्वेशन के आधार पर ये डेरिवेशन किया। आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाए, हम लोगों ने इक्वेशन लिया था R चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट्स, ये इक्वेशन लिया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और इसके लिए जो होता है, हम लोगों ने रेट इक्वेशन लिखा, और रेट इक्वेशन लिखने के बाद से हम लोगों ने उसे डिराइव किया, और डिराइव करने के बाद से ये इक्वेशन ड्रॉ किया, निकाला। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन हो गया। अब जो इक्वेशन है हमारा, इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन ये एक लीनियर इक्वेशन जो था y इक्वल्स टू mx प्लस सी, इसके समान है। सरल रेखा का जो समीकरण होता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, इस इक्वेशन के समान है। तो हम अगर ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा। यहां हम कंसंट्रेशन R प्लॉट करते हैं या टाइम प्लॉट करते हैं। ये वैल्यू जो होगी वो R0 की हो जाएगी, और ये K इक्वल्स होगा माइनस स्लोप। तो इस तरह से जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये ग्राफ आता है। तो आपने देखा कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे डिराइव होता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इसका कैसे आता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन समझ में आया होगा। अब इस
जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जो डेरिवेशन बताया गया उसे आप एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, चीजें बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी। यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ प्लॉट किया गया कंसंट्रेशन ऑफ आर और टाइम टी में। तो ये जो ग्राफ मिला, सीधी रेखा मिली, स्ट्रेट लाइन मिली जिसका स्लोप निगेटिव है। तो ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम देखते हैं इसके उदाहरण, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल है फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ H2 एंड Cl2, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और क्लोरीन की योग अभिक्रिया। यह जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। रिएक्शन पहले लिखते हैं। यहाँ सनलाइट वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन में जब एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन हम करते हैं तो पता चलता है कि टाइम जैसे जैसे बीतता जाता है, जो हाइड्रोजन और क्लोरीन का मिक्सचर लेते हैं इनके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है। यानी जो इनका रेट एक्सप्रेशन आएगा, तो इसके लिए जो रेट होगी रेट इक्वल्स टू के, यहाँ कंसेंट्रेशन ऑफ H2 पावर 0 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2 पावर 0, यह रेट इक्वल्स टू के हो जाता है। यानी ना हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन पर रेट डिपेंड करेगी और ना ही क्लोरीन की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का तापीय अपघटन। ये डिकम्पोजिशन गोल्ड या प्लेटिनम के सरफेस पर होता है। इसके अगर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट अगर देखें, प्रयोगों द्वारा निर्धारित अगर रेट इस रिएक्शन के लिए लिखें तो रेट इसका आता है रेट इक्वल्स टू के कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 पावर 0 यानी इक्वल्स टू के। यानी रेट जो है वो अमोनिया की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करती है। तो डिफिनीशन के हिसाब से भी कहा गया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसकी रेट रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। द रिएक्शन इन विच द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बाय डिफिनीशन अगर हम इसको क्लियर करें, इन दोनों एग्जांपल्स में देखें कि जो रिएक्शन की रेट है वो कंसेंट्रेशन टर्म्स की पावर पर डिपेंडिंग के कंसेंट्रेशन टर्म्स की पावर इसमें क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसमें भी जीरो है और इसमें भी जीरो है, यानी कह सकते हैं कि कंसेंट्रेशन टर्म्स पर डिपेंड नहीं करती है। तीसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें
थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI। HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन आयोडाइड का अगर थर्मल डिकम्पोजिशन देखें तो ये डिकम्पोजिशन भी गोल्ड के सरफेस पर होता है। और इसके लिए भी जो रेट एक्सप्रेशन आता है वो HI के कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, यानी इसमें भी रेट एक्सप्रेशन इक्वल्स टू K के हो जाता है। तो इस तरह से हमने 3 एग्जांपल्स के द्वारा आपको बताया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। अब आप सोच सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आखिर जो रेट है वो कंसेंट्रेशन पर डिपेंड क्यों नहीं करती है। तो यहां ये जानना हमारा आवश्यक है कि जो कैटलिस्ट होता है उसका सरफेस जो होता है जिस पर रिएक्शन होता है, जो साइट ऑफ एक्शन है, वहां अमोनिया या हाइड्रोजन आयोडाइड का कंसेंट्रेशन बिल्कुल फिल हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि जो सरफेस है वो सेचुरेट हो जाता है, भर जाता है पूरा सरफेस, कोई जगह उसमें वैकेंट नहीं होती है। इसलिए जब रिएक्शन होता है तो सरफेस पर सेचुरेशन हमेशा बना रहता है और रिजल्ट ये होता है कि जो रेट होती है वो कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है और उसके रेट इक्वेशंस क्या आते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आता है उसका, और उसके एग्जांपल्स क्या है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोट की अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगा, डिराइव करेंगे उस इक्वेशन को और फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी उसमें देंगे। ग्राफ जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ बनाया था उससे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और फिर एग्जांपल्स देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स क्या हैं। तो पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है। तो कह सकते हैं वह रिएक्शन जिसकी रेट अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करती है, प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। यानी क्या कहेंगे इसको, कहेंगे कि वह अभिक्रिया जिसकी दर या जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात पर निर्भर करती है। प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है।
तो ये एक डिफिनेशन हुई। वह अवक्रिया जिसकी दर या जिसका वेग अवकारक की सांख्यता की प्रथम घात पर निर्भर करती है, प्रथम कोटि की अवक्रिया कहलाती है। या दूसरे तरह से डिफाइन करें, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन करते हैं, तो उसके हिसाब से तो कह सकते हैं कि जब किसी अवक्रिया के वेग निर्धारक पद में सांद्रता पदों की घातों का योग एक हो तो वह प्रथम कोटि की अवक्रिया कहलाती है। एक बार फिर से देख सकते हैं, जब किसी अवक्रिया के वेग निर्धारक पद में सांद्रता पदों की घातों का योग 1 हो, यानी 1 हो, तो वह प्रथम कोटि की अवक्रिया कहलाती है। अब इसको अंग्रेजी में डिफाइन करें, तो कह सकते हैं द रिएक्शन whose rate depends on first power of concentration of reactant is called a first order reaction। क्या हमने द रिएक्शन whose rate depends on first power of concentration of reactant is called first order reaction। तो ये डिफिनेशन हुई, या हम कह सकते हैं इसको when sum of the powers raised to the concentration terms in rate determining step of a reaction is 1, it is called first order reaction। तो डिफाइन किया उन्होंने when sum of the powers raised to the concentration terms in the rate determining step of a reaction is 1, it is called first order reaction। तो डिफाइन किया हम लोगों ने हिंदी में भी और अंग्रेजी में कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या प्रथम कोटि की अवक्रिया क्या कहलाती है। अब हम डिराइव करेंगे इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो आप डिफिनीशन चाहे नोट कर सकते हैं और फिर उसके बाद से हम लोग डेरिवेशन शुरू करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन कि कैसे डिराइव करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन।
मान लिया यानी सपोज एक प्रथम कोट की अभिक्रिया यानी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अभिक्रिया निम्न है, तो रिएक्शन लिख रहे हैं आर चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट्स। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब एक्सपेरिमेंट से यानी प्रयोगों से जो रेट होगी यानी दर होगी इस अभिक्रिया की रेट, यानी हम कह सकते हैं माइनस डी आर अपॉन डी टी, ये इक्वल हो जाएगी के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ आर, इतनी हो जाएगी। तो ये रेट इक्वेशन हम लोगों ने लिखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। हमको क्या चाहिए? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर देते हैं, तो रीअरेंज कर देंगे तो अथवा करके लिख सकते हैं इसको डी आर अपॉन आर इक्वल्स टू माइनस के डी टी। ये हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको रीअरेंज कर दिया गया है, डी आर और आर को लेफ्ट साइड में और के डी टी को राइट साइड में किया गया साइन के साथ। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये जो समीकरण 2 है, कह सकते हैं हम यहां पे कि समीकरण 2 का समाकलन करने पर इंटीग्रेट कर दें इसको, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ये वैल्यू आएगी नेचुरल आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये इक्वेशन आएगा, ये इक्वेशन नंबर 3। तो ये इस तरह से इसको इंटीग्रेट किया हम लोग ने, ये वैल्यू इस तरह से आ रही है। अब यहां कंडीशन अप्लाई करेंगे, टी की वैल्यू 0 अगर है, समय टी बराबर 0 पर, तो जो आर की वैल्यू होगी वो R0 के इक्वल हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 3 में मान रखने पर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, अगर t इक्वल टू 0 यहां रखते हैं तो ये वैल्यू 0 हो गई, और जब 0 हो जाएगी वैल्यू तो r t पर R0 रखेंगे, यहां हो जाएगा नेचुरल लॉग R0 इक्वल्स टू I, इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब I की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो I के मान को समीकरण 3 में रखने पर जो इक्वेशन 3 है इसमें मान रख रहे हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी नेचुरल लॉग R0 इक्वल्स टू, ये वैल्यू 0 हो गई, ये हो गया सब, ये मान रख दिया उठा करके। तो ये वैल्यू जो होती है वो हम लोगों ने यहां देखा था कि I की वैल्यू इतनी हो गई, हम I का मान सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, तो यहां लिखेंगे नेचुरल लॉग R0 इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें यहां पर, ये हो गया नेचुरल लॉग R0।
तो ये नेचुरल लॉग आर हुआ, क्योंकि इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसे फिर से देखें, ये नेचुरल लॉग आर इक्वल्स टू माइनस के टी, नेचुरल लॉग आर इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस इस आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई थी, इतना हो गया ये इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है इसे इक्वेशन नंबर हम 4 कह लेंगे। इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं, तो रीअरेंज करेंगे तो हो जाएगा K2 इक्वल्स टू नेचुरल लॉग R0 माइनस नेचुरल लॉग R, और इसी को लिख सकते हैं नेचुरल लॉग R0 अपॉन R, अथवा करके इसको कह सकते हैं KT इक्वल्स टू, कितना हो गया इक्वेशन। अब इसी को K इक्वल्स टू अगर निकालें तो 1/T नेचुरल लॉग ये हो गया R0 अपॉन R, ये इक्वेशन आ गया। ये जो इक्वेशन आया फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन आ गया। इस डेरिवेशन को फिर से एक बार देख सकते हैं, फिर आगे इसमें और भी चीजें देखनी है। तो हम लोगों ने लिया था शुरू में कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आर चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, ये लिया। अब इसमें हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रखी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो आया रेट इक्वल्स टू माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ आर। इसमें जो पावर है ये क्या है 1 है, तो फर्स्ट पावर पर डिपेंड करती है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसी इक्वेशन को रीअरेंज किया हम लोगों ने, तो ये डी आर यहां रह गया, ये आर की वैल्यू जो होती है वो यहां आ गई एज डिनोमिनेटर, और ये इक्वल्स टू माइनस के डी टी, ये वैल्यू यहां आ गई। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया हमने, इंटीग्रेट कर दिया तो डी आर अपॉन आर, इसका इंटीग्रेशन जो आया वो नेचुरल लॉग आर हो गया, और इसको इंटीग्रेट किया तो माइनस के टी प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम लोग क्या लिया कि समय टी बराबर 0, मतलब रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुआ तो उस समय जो आर की वैल्यू होगी वो R0 के इक्वल होगी। अब ये वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें t इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू R0 इस इक्वेशन में, तो वैल्यू आ जाती है r के पर R0 हो गया, नेचुरल लॉग R0 इक्वल्स टू ये वैल्यू 0 हो गई, I हो गई, यानी I जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब इस I की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देखिए नेचुरल लॉग R इक्वल्स टू माइनस के टी ऐसा रह जाएगा, प्लस I के पर हमने लिखा नेचुरल लॉग R0। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया, ये वैल्यू जब कि पॉजिटिव हो गई, ये वैल्यू पॉजिटिव है राइट साइड में ही है, और ये वैल्यू जब इधर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। और जब ऐसे हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं, इस वैल्यू को ऐसे लिखते हैं नेचुरल लॉग R0 अपॉन R के। अब इससे हमने K की वैल्यू यानी जो रेट कांस्टेंट है इसकी वैल्यू निकाला, इतना आ गया। तो ये इक्वेशन आया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हम एक बार और लिखेंगे लॉग के टर्म में। तो पहले आप इतना नोट कर सकते हैं, फिर हम आपको बताएं कि अगर लॉग के टर्म में इसे लिखें तो वैल्यू कितनी आएगी। उम्मीद करते हैं कि ये रिएक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। डेरिवेशन चीजें अगर समझ में आती हैं तो आप निश्चित रूप से आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, तभी हम इंप्रूव कर सकते हैं, तभी आपको कोऑपरेट कर पाएंगे बेहतर तरीके से। तो इस डेरिवेशन में हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 5 गेन किया है। अब इक्वेशन नंबर 5 को अगर हम लॉग के टर्म में लिखें तो क्या होगा। तो इक्वेशन 5 को हम लिख रहे हैं फिर से, ये वैल्यू जाएगी k इक्वल्स टू 2.303
अपॉन टी log कंसंट्रेशन ऑफ R0 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ R। ये इक्वेशन हो गया 6। तो कह सकते हैं कि समीकरण 5 व 6 को प्रथम कोट की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। यानी इक्वेशंस 5 and 6 आर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए इस चैप्टर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी पूछी जाती हैं। तो एक बार जब इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ करके, फंडामेंटल समझ करके, तो पहले हम कोशिश करेंगे कि एक बार चैप्टर्स में जो फॉर्मूले आए हैं उनको एक साथ रखें और फिर बताएं कि इसके न्यूमेरिकल्स में ये जो फॉर्मूला है या डिफरेंट फॉर्मूले आते हैं इनको कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये बताया कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है। अब ये जो रेट इक्वेशन लिखा हुआ है यहां पर आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 4 जो सरल रेखा का समीकरण है y = mx + c, बिल्कुल इस इक्वेशन जैसा है। और अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इसमें तो इस तरह का ग्राफ मिलता है। यहां टाइम, ये नेचुरल लॉग R, ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये वैल्यू नेचुरल लॉग R0 को रिप्रेजेंट करेगी और ये K = हो जाएगा माइनस स्लोप। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह हमने आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन बताया और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशन के बाद बताया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आया तो कैसा है। अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स। एग्जाम्पल्स देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है एथिलीन का हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एथिलीन। अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एथिलीन। एथिलीन कहें या एथीन कहें, बात एक ही है। ये है C2H4 + H2 और ये बन जाता है C2H6। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है एक्सपेरिमेंट की बेसिस पर। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ
अमोनियम नाइट्राइट यानी NH4NO2। तो इसका रिएक्शन लिखें, ये अमोनियम नाइट्राइट है, डिकम्पोज होता है, नाइट्रोजन बनती है और 2 मॉलिक्यूल H2O बनती है। इसमें जो रेट आएगी, रेट इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH4NO2, ये लिख सकते हैं। तीसरे में लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, डिकम्पोजिशन ऑफ यानी वियोजन देख रहे हैं किसका, N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का अगर डिसोसिएशन देखें हम या डिकम्पोजिशन, तो N2O5 चेंज होता है तो इसमें जो रेट एक्सप्रेशन आएगा, रेट इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, ये हो जाएगा। इसी तरह से हम देख सकते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। रेडियो एक्टिव विघटन, डिसइंटीग्रेशन यानी विघटन, रेडियो एक्टिव विघटन। एक इक्वेशन ले रहे हैं यहां पर हम, ये रेडियम है 88,226 और ये डिकम्पोज करता है, मतलब ये इससे रेडिएशन निकलेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडान में, रेडान का आइसोटोप बनेगा और ये अल्फा पार्टिकल निकल जाता है। इस रिएक्शन की जो रेट होती है, कंसंट्रेशन ऑफ रेडियम, ये उन्होंने 4 एग्जाम्पल इसमें देखे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो को ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आता तो 1 बार 2 बार जरूर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालिए। ये हमारे परफॉर्मेंस की बेहतरी के लिए है और आपको बेहतर सपोर्ट करने के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।